Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. We are here again for the second lecture of X-ray diffraction technique, CHEM 5134. In this lecture, we are going to study the main topics: single crystal X-ray diffraction, and the main contents of this topic are need for single XRD, single crystal XRD, comparison between single crystal X-ray analysis and other methods, principle of single crystal X-ray diffraction, interpretation of data, strength and limitation of single crystal X-ray diffraction, neutron diffraction and electron diffraction. In the fourth slide, we have a single crystal X-ray diffraction machine that is known as XRD. So picture of that machine is shown in the figure on slide number 4. Now we will move to the slide number 5th. This slide number 5th, we are going to tell something about crystallography, X-ray crystallography. X-ray crystallography is a technique in which the pattern produced by the diffraction of X-rays through the closely spaced lattice of the atom in a crystal. It is recorded and then analyzed to reveal the nature of the lattice. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि बनता है जब हम एक्सरेज को डालते हैं किसी भी लेटस ऑफ एटम्स पे जिसके अंदर काफ़ी सारे एटम मौजूद होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड एटम होते हैं। तो वो एक्सरेज उन एटम से टकराने के बाद हमें एक पैटर्न देती हैं। फिर उन पैटर्न्स को जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आगे उसको एनालाइज किया जाता है ताकि हमें पता चले कि लेटस की नेचर क्या है, वो क्यूबिक है, ऑर्थोगोनल है, किस किस्म की है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें इसी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से मिलती है और एक्सरे डाइफ्रैक्शन ही इसका जो एब्रीविएशन है उसको हम कहते हैं XRD मीन एक्सरे डाइफ्रैक्शन। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6 की तरफ चलेंगे। जी तो स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 6 पे हैं और इस स्लाइड नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि जी क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। तो क्रिस्टलोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री एंड सिमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल। तो किसी भी क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री और उसकी सिमेट्री को समझने के लिए जो स्टडी हम करते हैं उस स्टडी को हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ईच क्रिस्टल इज़ कंटेन्ड विद इन वेल डिफाइंड सेट ऑफ सर्फेसिस। तो जो भी क्रिस्टल होता है वो एक ख़ास किस्म की वेल डिफाइंड सर्फेसिस में मौजूद होता है। These surfaces are called lattice planes और इन surfaces को हम lattice या lattice plane बोल रहे होते हैं। Each set of these planes consists of a large number of planes parallel to each other and separated by fixed distances। तो ये जो lattice की surfaces होती हैं किसी भी crystals की जो होती हैं surfaces वो बहुत सारी planes पे मुश्तमिल होती हैं। वो planes एक दूसरे के पैरेलल मौजूद होती हैं और उनके दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस फ़िक्स मौजूद होता है। वो एक क्रिस्टल के लिए हमेशा वो फ़िक्स डिस्टेंस ही रहता है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस आर द एटॉमिक डायमेंशंस। तो ये एटम्स जो उसमें मौजूद होते हैं उस लेटिस के अंदर, उनके ऊपर ये इंटरप्लेनर, उनके दरमियान जो दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उन एटम्स पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के एटम है, उनके दरमियान क्या डिस्टेंस होगा। इसी तरह जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे आल्सो एटॉमिक डायमेंशंस। तो उसी हिसाब से जो वेवलेंथ होती है वो भी उसी चीज़ हिसाब को उनके एटॉमिक डायमेंशंस के हिसाब से ही हम बता रहे होते हैं। दिस लेड मैक्स वॉन लू इन 1912 to suggest that crystal should act as 3-dimensional diffraction grating for X-rays। तो जब हम किसी भी एक्स-रेज को किसी क्रिस्टल लैटिस पे डालते हैं तो उससे मैक्स वॉन लू ने ये सजेस्ट किया था कि जो क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद लैटिस प्लेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो 3-डायमेंशनल डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करती हैं। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब ये एक किस्म की प्रिज्म के तौर पे काम कर रही होती हैं। जैसे लाइट पास होती है प्रिज्म में से और अपने 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो जाती है, इसी तरह एक्स रेज भी जब इन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स पे
पढ़ते हैं, इन लेयर्स पे पढ़ते हैं, तो वहाँ से वो उसी तरह से स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम उनको आगे फर्दर एग्जामिन करते हैं। नीचे दिया गया है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ ए ऑप्टिकल कंपोनेंट हुज इफेक्ट इज सिमिलर टू प्रिज्म। ये एक ऑप्टिकल कंपोनेंट ही होता है, जैसा कि प्रिज्म की तरह ही काम करता है, जैसे हमने देखा है। तो इट स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो ये भी वाइट लाइट अगर होगी तो उसको कंपोनेंट कलर में चेंज कर देगा, और अगर एक्सरेज होंगी तो उनको भी डिस्पर्स करेगा, क्योंकि वो वाइट लाइट तो नहीं है, वो विजिबल नहीं है, इसलिए हमें नज़र नहीं आती, तो उसको वो डिफरेंट एंगल्स पे ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिस्पर्स कर देंगी। स्लाइड नंबर 7 और स्लाइड नंबर 8 में हम इसकी कुछ हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज दैट द crystallography starts with the discovery of X-rays in 1895। तो क्रिस्टलोग्राफी जो है वो एक्स-रेज़ की डिस्कवरी से शुरू होती है, जिसको रॉन्जन ने डिस्कवर किया था 1895 में, और इसी के नाम पे पहले इसका नाम दिया गया था। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को मेडिकल फील्ड में यूज़ किया गया है। और आगे हम बात करते हैं कि इन 1912 में मैक्स वॉन ल्यू observed the first X-ray diffraction pattern from the copper sulfate crystal। तो सबसे पहले जो एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न नोट किया गया वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का था, जो मैक्स लॉन ने 1912 में ऑब्जर्व किया। इसी तरह फिर नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो विलियम लॉरेंस ब्रैग एंड हिज फादर विलियम हेनरी ब्रैग डिस्कवर्ड द ब्रैग्स लॉ दैट मेक इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द एटम। तो इन्होंने फादर एंड सन्स दोनों ब्रैग्स ने एक लॉ डिस्कवर किया, और उसके हिसाब से उन्होंने जो है वो बताया कि हम कैसे पोजीशंस को एटम की एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द 1910s द स्ट्रक्चर ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड, मिनरल एंड डायमंड वर डिटरमाइंड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। सो 1910 के सालों में हम देखते हैं कि उसमें फिर डिफरेंट किस्म के इनऑर्गेनिक मटेरियल को स्टडी किया गया, जिसमें सोडियम क्लोराइड था और डिफरेंट मिनरल थे और डायमंड थे, और उनके स्ट्रक्चर को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डिटरमाइन कर लिया गया। फिर सिंगल क्रिस्टल एनालिसिस वाज फर्स्ट अप्लाइड टू फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। इसको पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री में अप्लाई किया गया। 1920 के सालों में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल को भी इंक्लूड किया गया, जैसा कि हेक्सामिथाइलिन, टेट्रामाइन वर सब्जेक्टेड टू स्टडी ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। स्लाइड नंबर 8 भी स्लाइड नंबर 7 की कंटिन्यूएशन में ही है, उसकी हिस्ट्री को ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इन द 1940s बायोलॉजिकल मटेरियल जो होते हैं उनको चेक किया गया, सच एज कोलेस्ट्रॉल, विटामिन B12 एंड पेनिसिलिन वर स्टडीड। द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, a biological molecule, was firstly solved by Dorothy Hodgkin in 1969 and after 35 years of the elaborating work। सो तकरीबन 1940 के बाद अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अरसे के बाद फिर जो है इसमें बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें इंसुलिन को स्टडी किया गया 1969 में। इसी तरह फिर हम देखते हैं तो 1950s के अंदर जॉन सी कैनड्रू एंड मैक्स ई पोर्टिस सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ हेमी कंटेनिंग प्रोटीन्स, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन रिस्पेक्टिवली। तो प्रोटीन्स मालिक्यूल्स को भी आगे स्टडी किया जाने लगा, और उनमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन्स को भी स्टडी किया गया और उनके स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया गया। इन 1953 James T. Watson and Frank Crick published the double helix structure of nucleic acid based on the X-ray diffraction pattern of DNA। तो X-ray diffraction की मदद से DNA का पैटर्न भी 1953 में जो है वो डिस्कवर कर लिया गया, और ये बताया गया कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी DNA का होता है। In the early 1980s,
एडा योनतात स्टार्टेड वर्किंग ऑन राइबोसोम्स, तो उसने राइबोसोम्स पे काम करना शुरू किया. It is still fresh in our memory that the Nobel Prize in Chemistry in 2009 was awarded to Dr. Yunt for her contribution to the elucidation of the underlying mechanism of protein synthesis, along with Dr. Venkatraman and Ramakrishnan and Dr. Thomas Citis. तो 2009 में इन साइंसदानों को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की, जिसमें प्रोटीन्स की सिंथेसिस और उसके मैकेनिज़्म के बारे में उन्होंने स्टडी किया. स्लाइड नंबर 9 में हम देखते हैं कि एक्सरेज जो होती हैं वो डिफरेंट तरह से यूज़ हो सकती हैं. तो ये एक नोवेल टेक्निक है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव भी है, और इस मेथड से हम केमिकल एनालिसिस करते हैं एंड वैरायटी ऑफ एक्सरे टेक्निक जो है हम यूज़ कर सकते हैं. उनमें से जो एक्सरे टेक्निक ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो एक्सरे एब्जॉर्प्शन है, एक्सरे डायफ्रैक्शन है और एक्सरे फ्लोरेसेंस है. अगर हम एक्सरे डायफ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसकी डेफिनेशन है द एटॉमिक प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल मेक द इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरेज टू इंटरफेयर विद वन अनदर एज दे लीव द क्रिस्टल. तो ये एटॉमिक प्लेन जो होती हैं किसी भी क्रिस्टल की, तो वो उस इंसिडेंट बीम्स को एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करने के लिए कोशिश करती हैं, और इस तरह से ये जो है वो एक ख़ास किस्म का पैटर्न हमें देती हैं. द फिनोमिना इज़ कॉल्ड एक्सरे डायफ्रैक्शन, और इसी फिनोमिना को हम एक्सरे डायफ्रैक्शन कहते हैं. एवरी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस गिव अ पैटर्न. तमाम किस्म के जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगे उनसे हमें एक ख़ास किस्म का पैटर्न मिलेगा. द सेम सब्सटेंस ऑलवेज गिव सेम पैटर्न. जो सब्सटेंस प्योर होगा और वही होगा, तो उसको अगर हम बार बार भी उनका एक्सरे डायफ्रैक्शन ले लें तो उनका सेम पैटर्न हमें मिलेगा. एंड इन द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस ईच प्रोड्यूस इट्स पैटर्न इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स. अगर हम कोई मिक्सचर लेते हैं तो उसमें जितने भी चीज़ें मौजूद होंगी उन सब का हमें अलग अलग से डायफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएगा जब हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे उस कंपाउंड की. अगर तो हमारे पास प्योर कंपाउंड होगा तो हमें उसकी जो है वो एक ही किस्म का डायफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएगा. अगर हमारे पास कोई डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिसमें मिक्सचर होगा डिफरेंट कंपाउंड्स का, तो उससे हमें अलग अलग हर एक के डिफरेंट जो है वो पैटर्न, डायफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएंगे. स्लाइड नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज़ देयरफॉर लाइक ए फिंगरप्रिंट ऑफ ए सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस जो भी होता है उसका एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न हमेशा वही रहता है. जैसे किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते, तो इसी तरह से जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके डायफ्रैक्शन पैटर्न भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा सेम रहते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल. तो ये क्रिस्टल से जो एक्सरेज स्कैटर होती हैं उन्हीं की बेस पे ये एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं. डिफरेंट रेडिएशन सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी यूज्ड इन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स. तो डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स में हम एक्सरेज को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो बीम होती हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के लिए. द फिज़िकल बेसिस फॉर द डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बीम्स इज़ द सेम एज दैट फॉर द एक्सरे डायफ्रैक्शन. तो जैसे हम एक्सरे से डायफ्रैक्ट कर रहे होते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न ले रहे होते हैं, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बीम से भी डायफ्रैक्शन पैटर्न लिए जा सकते हैं. द ओनली डिफरेंस बीइंग द मैकेनिज़्म ऑफ द स्कैटरिंग. तो उसमें क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़्म चाहिए होंगे, न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़्म चाहिए होंगे. तो ये क्या होता है कि इनमें बाकी पैटर्न तो सेम ही आएंगे, लेकिन जो सोर्स होगी जब वो डिफरेंट होगी तो उस सोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैकेनिज़्म भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. जी तो स्टूडेंट, अब हम अपने स्लाइड नंबर 11 पे हैं, और स्लाइड नंबर 11 में हमने डिस्कस करना है समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट एक्सरे डायफ्रैक्शन. तो हम देख रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सराउंडिंग एटम्स
can act as a diffraction grating and scattering site for X-rays. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होता है एटम्स के इर्द गिर्द जो भी उस लैटिस में मौजूद होते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एज ए डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करता है, यानी कोई प्रिज्म का काम करता है या स्कैटरिंग साइट का काम कर रहा होता है एक्सरेज के लिए। फिर अगर हम देखें तो ये अलाउ करता है, दिस अलाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये हमें उस सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में डिटर्मिनेशन करने में हेल्प आउट करता है। द लैटिस टाइप हो सकती हैं और उनके यूनिट सेल डायमेंशंस हो सकते हैं उन सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर्स के अंदर, और हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी डिटरमिन करने में हेल्प आउट करता है। The scattering of the radiation with wavelength of about 100 picometer give rise to diffraction from crystal। तो किसी भी क्रिस्टल से डाइफ्रैक्शन पैटर्न हासिल करने के लिए जो हमें रेडिएशन यूज़ करनी पड़ती हैं, उनकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो तकरीबन 100 पिकोमीटर के करीब होनी चाहिए। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाइफ्रैक्शन पैटर्न गिव अस क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन। तो जब हम उसी डाइफ्रैक्शन पैटर्न को इंटरप्रेट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में, उसके स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस कंपाउंड के बारे में या उस लैटिस के बारे में क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन भी हासिल होती है। एंड इन मैनी केसेस द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल एंड आयनिक स्ट्रक्चर। और बहुत सारे केसेस में हम उस मॉलिक्यूल्स के और आयन के स्ट्रक्चर के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। व्हेन द सैंपल इज़ पाउडर, अगर हम जो सैंपल यूज़ कर रहे हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन के अंदर, अगर वो पाउडर फॉर्म में होगा, सो दिस डाइफ्रैक्शन इज़ कॉल्ड एक्सरे पाउडर एक्सरे डाइफ्रैक्शन PXRD, which provide the cell constant for the unit cell of the solid। और ये पाउडर एक्सरे डाइफ्रैक्शन जो होती है उस सॉलिड में मौजूद यूनिट सेल के बारे में और उसके सेल कांस्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। व्हेन ए सैंपल इज़ सिंगल क्रिस्टल, और अगर हम सैंपल ले रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही क्रिस्टल मौजूद है, एक सिंगल क्रिस्टल है, तो उसको फिर हम क्या, उसमें से हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? तो उसमें द इंटेंसिटीज़ ऑफ द डाइफ्रैक्शन पीक्स, तो उन डाइफ्रैक्शन पीक की इंटेंसिटीज़ को देखते हुए उसको यूज़ किया जा सकता है, इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ऑल एटम्स लोकेशंस विच गिव्स बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। तो अगर हम किसी सिंगल क्रिस्टल को लेकर उसको उसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न लेंगे, तो उसकी डाइफ्रैक्शन पैटर्न में मौजूद जो पीक्स होती हैं उनसे हम उन एटम्स की जो लोकेशन होती है लैटिस के अंदर उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उन एटम्स के आपस के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंसेस होते हैं, बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, उनको भी डिटरमिन कर सकते हैं, और उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं उनको भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। Dear student, now we are on our slide number 13. So here we will discuss some theory of X-ray diffraction. The theory of X-ray diffraction was developed by von Leeuw and Bragg in early 20th century. It is based on the interference phenomena between crystal structure and X-rays. If we consider a parallel beam of X-rays striking the sample, it will tell the arrangement of the crystal lattice planes. Based on the spacing between these planes is certain angles the reflected X-rays beam will undergo. Constructive interference which come out as a peak in the diffraction pattern. तो जब भी एक्सरे रेडिएशन जो होती हैं वो किसी भी सैंपल पे पड़ती हैं तो वो उसको स्ट्राइक करती हैं, और स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं, और डाइफ्रैक्ट होने के बाद वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं। और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वो हमें पीक्स की शक्ल में पैटर्न में नज़र आता है, जो ग्राफ हमें बनता हुआ दिखाई देता है। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता है जब उन प्लेन्स का आपस के अंदर जो
डिस्टेंस है या स्पेसिंग है दो प्लेन्स के दरमियान, वो उस वेव लेंथ के जो कि एक्स रेज की वेव लेंथ है जो उनके साथ टकरा रही हैं उनके इंटीग्रल मल्टीपल के होता है. These instances will only coincide when the path difference between the X-ray beam is an integral multiple of wavelength. तो इस चीज़ को हम मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड्स में अपने डिस्कस करेंगे, स्लाइड नंबर 14, 15, 16, 17. तो वो जो स्लाइड्स हैं वो मोस्टली इसी पैटर्न को शो कर रही हैं. तो आगे चलते हैं हम उन स्लाइड्स की तरफ. जी तो स्टूडेंट हम स्लाइड नंबर 14 पे हैं और स्लाइड नंबर 14 पे हम देख रहे हैं कि हमें डिफरेंट किस्म की एक्स रेज जो हैं वो ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं जो कि स्ट्राइक कर रही हैं. और यहाँ पे हम दो प्लेन्स देख रहे हैं एट सम एंगल, वो वेव लेंथ के साथ वो एक्स रे स्ट्राइक करती हैं उन दो प्लेन्स के ऊपर, और उन दो प्लेन्स का जो इंटरनल स्पेसिंग है वो 5 नैनोमीटर का है. अब यहाँ पे जो येलो कलर में आपको दिखाए गए हैं ये एटम्स हैं. तो हम देख रहे हैं कि एक्स रेज हिटिंग द मटेरियल वेव लेंथ आर लाइंड अप. तो ये एक्स रेज जब पास होती हैं तो इन जो है वो एटम्स को आके टकराती हैं. तो इन एटम्स को आके टकराने के बाद फिर ये डाइफ्रैक्ट होंगी, किसी सर्टन एंगल पे मुड़ जाएंगी, और वो चीज़ हम देख रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 15 में. तो जैसे ही ये एक्स रेज बीम या एक्स रे रेडिएशन जो होती हैं वो वेव्स स्ट्राइक करती हैं एटम पे, तो जिस एंगल के साथ ये इसको स्ट्राइक करती हैं उसी एंगल से ये डाइफ्रैक्ट होके वापस बैक चली जाती हैं. और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ उसका डिफ्लेक्शन है उसको दिखाया गया है डिटेक्ट सेम एंगल्स. तो ये सेम एंगल से ही हमें नज़र आता है कि उसी एंगल से जो है वो रिवर्स बैक होती हैं. आगे इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर अपनी मूव करते हैं स्लाइड नंबर 16 पे, तो स्लाइड नंबर 16 में भी तकरीबन यही चीज़ आपको नज़र आ रही है. और नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं अपने स्लाइड नंबर 17 पे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि द चेंज द एंगल थीटा ऑफ द एक्स रेज. तो एक्स रेज का एंगल जो थीटा है उसमें क्या चेंज आता है. अगर अपनी स्लाइड नंबर हम 18 पे जाते हैं तो स्लाइड नंबर 18 पे हमें दिखाया गया है कि एट सर्टन एंगल जो है वो स्ट्राइक कर रही हैं एटम्स को, और वो एंगल जो होता है वो जो हमने पहली स्लाइड में देखा था उससे थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस के लिए डिफरेंट एंगल हो सकता है, और उसी एंगल के थ्रू फिर ये हमें डिफरेंट किस्म के पैटर्न भी शो करते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेंगी तो उनके दरमियान जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है दो प्लेन्स के दरमियान वो एक वेव लेंथ का होना चाहिए. तो एक वेव लेंथ या उसके मल्टीपल भी हो सकती है 2, 3, 4, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए. तो तभी जाके ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फिर आगे हम डिटेक्ट करते हैं कि वो जाके रिकॉर्डर में किस तरह से अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है. स्लाइड नंबर 20 पे आ जाएं तो स्लाइड नंबर 20 जो है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो दो वेव्स जब कंबाइन हो रही हैं तो उसी वेव की कम्बिनेशन से जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम इंटरफेरेंस कह रहे हैं. ये इंटरफेरेंस है, ये इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये. फिर अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 21 पे आते हैं तो स्लाइड नंबर 21 पे हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हम XRD जो मशीन होती है वो किन प्रिंसिपल पे बेस करती है और किस तरह से उसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और क्या क्या उसके अंदर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो यहाँ पे हम देखें तो इंसिडेंट एक्स रेज होती हैं जो एक्स रे ट्यूब से निकलती हैं और वो उस सबस्ट्रेट पे पड़ती हैं जिसमें वो सैंपल हमारे पास मौजूद होता है. फिर जब वो सैंपल से टकराती हैं तो किसी ख़ास एंगल से वो डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं, और डाइफ्रैक्ट होने के बाद वो डिटेक्टर में चली जाती हैं. अब जो सबस्ट्रेट है उसको ज़रा हाईलाइट करके जूम करके दिखाया गया है कि उसके अंदर आपको कुछ प्लेन्स नज़र आ रही हैं, लाइनें नज़र आ रही हैं, वो एक प्लेन का काम कर रही हैं और वो डाइफ्रैक्टिंग प्लेन्स हैं. इसी तरह उनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको D से शो किया गया है. फिर अगर हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक प्लेन्स हैं
वो एटॉमिक प्लेन्स भी हमें दिखाई गई हैं और वो एंगल भी हमें शो किया गया है जो कि डाइफ्रैक्शन हो रहा है एक्स रेज़ के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस स्लाइड से देख सकते हैं जो कि स्लाइड नंबर 21 में दी गई है। स्लाइड नंबर 22 पे हम जब बात करते हैं तो डाइफ्रैक्शन टेक्निक्स जो ख़ास तौर पे एक्स रेज टेक्निक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि अवेलेबल है टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। X-ray diffraction has been used to determine the structure a 250,000 different substances। बहुत सारे हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस टेक्निक के थ्रू एवेल्युएट किया है और डिटरमिन किया है, इंक्लूडिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जो कि प्योर हैं एंड मैनी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स को भी एक्सरे डाइफ्रैक्शन के थ्रू डिटरमिन किया गया है। द मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द एटम्स and ions that make up the solid compound and hence provide description of structure in terms of features such as bond length, bond angle and the relative position of ion and molecule in the unit cell। तो इस मेथड के थ्रू हम जो एटम्स होते हैं और आइंस होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर उनकी पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं और हम जो है उनके पोजीशन को डिटरमिन करते हुए उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें तब हासिल होती है जब हम उनके बॉन्ड एंगल्स को और बॉन्ड लेंथ्स को डिटरमिन कर लेते हैं और उनकी पोजीशंस को यूनिट सेल में डिटरमिन कर लेते हैं। दिस स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो ये एक्चुअली हम स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन उनके एटम के एटॉमिक या आयनिक रेडियाई से भी ले रहे होते हैं, विच देन अलाउ केमिस्ट टू प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन ट्रेंड इन मैनी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 23 की। तो स्लाइड नंबर 23 में कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं कि इस मेथड्स के क्या एडवांटेजेस हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं लेकिन यहाँ फिर थोड़ा सा चेंजिंग्स के साथ आ रही हैं ताकि हम उन चीज़ों को फिर से रिकॉल कर सकें और अपने माइंड में उन चीज़ों को बिठा सकें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाइफ्रैक्शन मेथड्स आर नॉन डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस दैट द सैम्पल रिमेन अनचेंज्ड एंड मे बी एनालाइज्ड फर्दर बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक। तो जो सैंपल हम इस मेथड के थ्रू एवेलुएट कर रहे होते हैं वो क्योंकि ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है तो वो सैंपल ज़ाया नहीं होता और उस सैंपल को हम मज़ीद दूसरी टेक्निक्स के अंदर भी फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक जो है XRD इज़ अ स्टेपल टूल फॉर मटेरियल आइडेंटिफिकेशन इन मटेरियल साइंस। एक ख़ास किस्म का हमारे पास टूल है जिसके थ्रू हम जो है वो माना जाना एक टूल है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम मटेरियल को साइंस के अंदर जो डिफरेंट किस्म के मटेरियल है उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू डिटरमिन द फेज असेंबल ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो क्रिस्टल मटेरियल का जो मजमूआ है उसको डिटरमिन करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर मटेरियल लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड ए नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फ्स एग्जिस्ट इंक्लूडिंग क्वार्ट्ज और इसी तरह से काफ़ी सारे पॉलीमॉर्फ सब्सटेंसेस जो हैं उनको भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। क्वार्ट्ज को डिटरमिन कर सकते हैं, क्रिस्टोबेलाइट को डिटरमिन कर सकते हैं एंड ट्राइडिमाइट को विद XRD जो है वो
डिटरमिन किया जा सकता है। एंड देयर प्रेजेंस बेस्ड ऑन द डिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्पाइट देयर कॉमन केमिकल कंपोजिशन। इनकी केमिकल कंपोजिशन चाहे सेम भी हो, लेकिन ये स्ट्रक्चरली अगर आपस में डिफरेंट होंगे तो भी हम XRD से इनको डिटरमिन कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 24 में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉल के लिए दोबारा से लिखी गई हैं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाइफ्रैक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, कि कब एक्सरेज जो हैं वो डाइफ्रैक्ट करेंगी और किस तरह से हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएगा। तो डाइफ्रैक्टेड बीम आर फाउंड टू अकर व्हेन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन ऑफ एटम्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें तभी नज़र आता है कि जो अगर उन प्लेन्स के दरमियान जो लेंथ है वो एक ख़ास वेव के लेंथ के इक्वल होगी। अगर उस वेव लेंथ के वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आएगा डिफरेंट प्लेन में से जब एक्सरेज पास होंगी। व्हेन द पाथ डिफरेंस इज़ इक्वल टू वेव लेंथ, यानी कि जो वेव लेंथ वाली एक्सरेज हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसी वेव लेंथ के हिसाब से उन प्लेन्स का जो है वो आपस में डिफरेंस है या स्पेसिंग है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। वो उसके वेव लेंथ के इक्वल भी हो सकता है और वेव लेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल भी हो सकता है, यानी कि दो वेव्स का भी हो सकता है आपस में जो है वो डिफरेंस जो है वो प्लेन्स के दरमियान 3 वेव का भी हो सकता है। तो व्हेन द टोटल पाथ डिफरेंस 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा डाइफ्रैक्शन अक्कर। तो ये जो पाथ डिफरेंस है और उसके बाद डाइफ्रैक्शन है जिस एंगल पे वो डाइफ्रैक्ट होती हैं वो अगर उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ होता है तो उससे डाइफ्रैक्शन होती है। ये आगे जाके हमने ब्रैग्स लॉ में भी इसको देखना है इस इक्वेशन को। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज क्या होती हैं? तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज मीन एक्सरेज ऑफ ए सिंगल वेव लेंथ सच एज दोज जनरेटेड बाय द कॉपर एनोड। तो ऐसी एक्सरेज जिनके अंदर तमाम किस्म की रेज की वेव लेंथ सेम ही होती है उनको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज। यानी कि एक ऐसी बीम भी हो सकती है जिसमें एक्सरेज डिफरेंट वेव लेंथ वाली मौजूद हों और कुछ ऐसी बीम भी हो सकती हैं जिसमें से निकलने वाली हज़ारों लाखों रेज की सब की जो वेव लेंथ है वो सेम होगी। तो उस वेव लेंथ वाली एक्सरेज को जिसमें सब की वेव लेंथ सेम होती है उसको हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज कहते हैं और ये हासिल की जाती हैं जैसा कि जनरेटेड बाय कॉपर एनोड। कॉपर के एनोड को अगर लेके हम बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल देंगे तो उससे जो है वो फिर जो एक्सरेज जनरेट होती हैं उनको हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज बोल रहे होते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम अपनी स्लाइड नंबर 25 पे हैं जिसमें आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंड कराया गया है कि वेव क्या होती है और वेव के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वेव लेंथ हम किसे कहते हैं, उसमें जो पीक होगी उसकी हाइट को क्या कहा जाएगा, जैसा कि एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और वेव लेंथ दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ बोल रहे होते हैं। और जो ट्रफ होते हैं वो नीचे वाले पार्ट होते हैं उस लाइन से जिस पे वेव ट्रैवल कर रही होती है और जो क्रस्ट होते हैं वो ऊपर वाले पार्ट होते हैं। फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपस में मिलके एक पूरा साइकिल या वेव बनाते हैं। नीचे जो है दोनों पार्ट्स दिखाए गए हैं वेव के, मैग्नेटिक पार्ट भी है और उसमें जो है उसका इलेक्ट्रिक पार्ट भी है जो कि पोलराइजेशन को शो कर रहा है और साथ में एम्पलीट्यूड भी दिखाई गई है और उसकी वेव की डायरेक्शन भी दिखाई गई है। स्लाइड नंबर 26 में हम देख रहे हैं कि एक्सरेज की एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी होती हैं उनके जो स्मॉलेस्ट पैकेट्स होते हैं जिन पे ये वेव कर रही होती हैं उनको हम वेव पैकेट्स या फोटोन बोल रहे होते हैं, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। तो इन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो उन वेव की फ्रीक्वेंसी पे या उसकी वेव लेंथ पे डिपेंड कर रही होती है। नीचे इक्वेशन में देखें तो हम एनर्जी जो होती है वो उन्हीं वेव्स की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और अगर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखें तो वो वेव लेंथ के साथ इन्वर्स है, v = c/λ। इसी तरह एनर्जी जो होती है वो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है
hc/λ। तो इसमें h प्लांक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी और वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। एक्सरेज की एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन 10⁻⁻10 या 1 एंगस्ट्रम के करीब होती है और इसकी अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करें तो 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। जी तो स्टूडेंट अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 27 पे हैं। स्लाइड नंबर 27 हमें यूनिट सेल के बारे में बताती है। तो यूनिट सेल क्या होता है इसको हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड एज ए हाईली ऑर्डर्ड रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल फॉर्मिंग सिमेट्रिक पैटर्न्स। तो एक यूनिट सेल जो किसी भी क्रिस्टल का होता है उसके अंदर हाईली ऑर्डर्ड और रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के, जिनका भी वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि एटम आपस में मिलकर भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं, इसी तरह जो है मॉलिक्यूल्स भी आपस में मिलकर क्रिस्टल बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं सिमेट्रिक अरेंजमेंट इनके अंदर मौजूद होती है। फिर दीज स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल विद द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग सेगमेंट बीइंग नोन एज अ यूनिट सेल। तो किसी भी चीज़ के 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो बेसिक पार्ट है, जो उसका छोटे से छोटा एक हिस्सा है, वो जो कि बार बार रिपीट होके उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो उसी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग सेगमेंट को या उसको यूनिट को हम यूनिट सेल बोल रहे होते हैं। द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल कंसिस्टिंग ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का, जो कि बेस करता है एटम पे, आयंस पे और मॉलिक्यूल्स पे। whose geometric arrangement defines a crystal characteristic symmetry, जो कि उस क्रिस्टल्स की करेक्टरिस्टिक सिमेट्री के बारे में जो है वो एक्सप्लेन कर रही होती हैं, उसकी जो अरेंजमेंट्स होती हैं। एंड whose रिपीटिंग इन स्पेस प्रोड्यूस ए क्रिस्टल लैटिस। और यही चीज़ 3 डायमेंशन में आपस में रिपीट होते होते एक पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस को जन्म देती है। द साइज़ ऑफ ए यूनिट सेल इज़ डिपेंडेंट ऑन द एटम इन्वॉल्व्ड। तो यूनिट सेल का जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस किस्म के एटम्स जुड़े हुए हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, एंड द शेप ऑफ द यूनिट सेल एंड इट्स दस यूनिक टू ईच फेज़। तो हर फेज़ के लिए तो इस यूनिट सेल की जो शेप होती है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, उनकी केमिकल कंपोजिशन पे, एटम कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, उन एटम का साइज़ क्या है। तो इस तरह से उसी हिसाब से यूनिट सेल का भी साइज़ होता है और हर एक कंपाउंड के लिए यूनिट सेल जो होगा वो एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता होगा। जी स्टूडेंट अब हम अपनी स्लाइड नंबर 28 पे हैं और स्लाइड नंबर 28 में आपको जो हमने पिछली स्लाइड 27 में पढ़ा है यूनिट सेल के बारे में, उसी को यहाँ पे पिक्टोरियल डिस्प्ले में दिया गया है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, साथ में उसके एक यूनिट सेल है और साथ में उसके एक क्रिस्टल दिखाया गया। अब क्रिस्टल जो है वो इन्हीं छोटे छोटे यूनिट सेल पे बेस करता है और यूनिट सेल क्या होता है, वो एक छोटे से छोटा यूनिट होता है किसी भी क्रिस्टल का, जिसके अंदर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और वो तकरीबन एक मॉलिक्यूल पे ही बेस कर रहा होता है, जो कि मॉलिक्यूल है उसको अगर हम देखें तो यूनिट सेल में है और ये मॉलिक्यूल जो होता है वो एक यूनिट सेल आपस में मिल के फिर इसी तरह कंबाइन होते जाते हैं। और 3 डायमेंशन में अगर हम इन तमाम यूनिट सेल को कंबाइन कर देंगे तो फिर ये जो है वो एक पूरे का पूरा क्रिस्टल और उसका लैटिस बना देंगे। तो ये इसमें जो होता है ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को वैसे ही जो होते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं इन 3 डायमेंशनल वे के अंदर। तो इसको हम कहते हैं यूनिट सेल और साथ में जो है वो हमें राइट साइड पे उसी यूनिट सेल से मिलके बनता हुआ एक क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है। जी स्लाइड नंबर 28 में हम देख रहे हैं राइट साइड पे हमें एक यूनिट सेल दिखाया गया है और उसमें साथ में उसके यूनिट सेल डायमेंशंस भी हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 6 किस्म की यूनिट सेल डायमेंशन मिलती हैं, जिसमें हमें जो है वो लेंथ हैं 3 A, B और C। A लेंथ अलॉन्ग x एक्सिस, B लेंथ अलॉन्ग y एक्सिस और C लेंथ अलॉन्ग z एक्सिस है। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फिर उन 2 लेंथ के दरमियान एंगल भी बताए गए हैं कि जो A के सामने वाला एंगल है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, जो कि
लेंथ वाई और जेड के दरमियान है। फिर इसी तरह अगर हम बी के सामने वाली लेंथ को देखें तो उस लेंथ के सामने वाला जो एंगल है वो हमें बीटा कहलाता है और वो एक्स और जेड के दरमियान पाया जाता है। इसी तरह सी के सामने वाला जो एंगल है वो गैमा है और गैमा वाई और एक्स के दरमियान होता है। और फिर यही यूनिट सेल जो है वो दिखाए गए हैं लेफ़्ट साइड पे एक पूरे का पूरा क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम एक्सरे डायफ्रैक्शन से ही मालूम करते हैं और एक्सरे डायफ्रैक्शन से हमें इनकी लेंथ के बारे में बिटवीन द या लेयर्स जो स्पेसेस होती हैं वो हमें पता चलता है। और इसी तरह उस यूनिट सेल का जो एंगल है, उस प्लेन का एंगल जो होता है वो भी हमें इसी XRD से पता चल रहा होता है। स्लाइड नंबर 30 में हम देख रहे हैं कि यूनिट सेल्स को फिर दोबारा से डिस्क्राइब किया गया है और उसमें बताया गया है यूनिट सेल कंटेन द मैक्सिमम सिमेट्री दैट यूनिकली डिफाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक ख़ास किस्म की इनमें सिमेट्री होती है और हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ये क्या होती है, डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। यूनिट सेल माइट कंटेन मोर देन वन मालिक्यूल। एक यूनिट सेल के अंदर एक मालिक्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मालिक्यूल भी पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें द क्वाड यूनिट सेल कंटेन 3 कंप्लीट मालिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो क्वाड का जो यूनिट सेल होता है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड के 3 कंप्लीट मालिक्यूल पाए जाते हैं। द क्रिस्टल सिस्टम डिस्क्राइब द शेप ऑफ द यूनिट सेल। क्रिस्टल सिस्टम से हमें यूनिट सेल की शेप का पता चलता है। द लेटेस्ट पैरामीटर डिस्क्राइब द साइज़ ऑफ द यूनिट सेल। और लेटेस्ट पैरामीटर उस यूनिट सेल के साइज़ को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। द यूनिट सेल रिपीट इन ऑल डायमेंशन टू फिल स्पेस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स एंड क्रिस्टल ऑफ द मटेरियल। तो यही यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 डायमेंशन में, ऑल डायमेंशन में रिपीट होते जाते हैं और स्पेस को फिल करते जाते हैं और इसी तरह से एक पूरे का पूरा क्रिस्टल लैटिस जो है वो बन जाता है जो कि पूरा क्रिस्टल कहलाता है। जी तो स्टूडेंट्स स्लाइड नंबर 31 में हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे एंड डायफ्रैक्शन पे बात करेंगे। तो एक्स-रेज आर पास थ्रू ए क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड द पैटर्न प्रोड्यूस गिव इंफॉर्मेशन ऑफ साइज़ एंड शेप ऑफ द यूनिट सेल। जब किसी क्रिस्टलाइन मटेरियल में से एक्स-रेज को पास किया जाता है तो उससे एक पैटर्न जो है वो हमें नज़र आता है फोटोग्राफिक प्लेट पे और उससे हमें उस क्रिस्टलाइन मटेरियल के साइज़ और शेप के बारे में और उसके यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्स-रे पासिंग थ्रू ए क्रिस्टल विल बी बेंट एट वेरियस एंगल। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। और ये जो पैटर्न हमें मिलता है ये तब मिलता है जब एक्स-रेज किसी क्रिस्टल सिस्टम पे पड़ती हैं और उस पे पड़ने के बाद वो डायफ्रैक्शन शो करती हैं और वही डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे नज़र आ रहा होता है। एक्स-रेज इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन इन मैटर्स दैट इज़ आर स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम्स। तो ये एक्स-रेज जो होती हैं वो एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होता है उनसे स्कैटर होती हैं, उनके साथ टकराती हैं और उसके स्कैटर होती हैं और जो है वो एक किस्म के जो है वो प्रिज्म का काम कर रहे होते हैं। द एंगल एट विच द एक्स-रेज आर डिफ्रैक्टेड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द एटम आर आयंस। तो ये किस एंगल पे इन्होंने डायफ्रैक्ट होना है एक्स-रेज ने, ये डिपेंड करता है 2 लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, 2 प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसी चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा होता है। एक्स-रेज दैट हिट एडजेसेंट लेयर कैन ऐड देयर एनर्जीज कंस्ट्रक्टिवली व्हेन दे आर इन फेज़। तो एक्स-रेज जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं। अगर 2 लेयर के दरमियान जो फासला है वो एक्स-रेज की वेवलेंथ के इक्वल है या उस वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल है तो उससे फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आगे हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे नज़र आएगा। दिस प्रोड्यूस डार्क डॉट्स ऑन द डिटेक्टर प्लेट। तो इसकी वजह से जो डिटेक्टर प्लेट होती है उसी पे हमें वो जो डार्क जो पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, वो इसी एक्स-रे डायफ्रैक्शन की वजह से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से नज़र आ रहे होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स स्लाइड नंबर 32 में हम जो है वो बेसिक जो प्रिंसिपल है एक्स-रे डायफ्रैक्शन का उसको देख रहे हैं। तो ये एक ब्रैग इक्वेशन है जो ब्रैग्स ने बताई थी। दोनों बाप बेटा थे और उन्होंने मिलके ये एक इक्वेशन जो है वो डिस्कवर की थी जिसको 2d sin थीटा इज़ इक्वल टू n लैम्डा के नाम से
शो करते हैं। वेयर इज़ एन इज़ एन इंटीजर, तो एन जो है वो इसमें 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसको अगर हम देखें तो जो फिगर है, ब्रैग इक्वेशन इज़ डिराइव्ड बाय ट्रीटिंग लेयर ऑफ द एटम्स एंड रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स। तो जो एटम्स एक प्लेन में मौजूद हैं, फिर उसी क्रिस्टल के जो एटम हैं दूसरी प्लेन में मौजूद हैं, तो उनसे ये जो एक्स रेज रिफ़्लेक्ट होती हैं और उनकी वजह से वो एक ख़ास किस्म के एंगल पे डिफ्लेक्ट भी हो रही होती हैं और उनके दरमियान एक पाथ डिफरेंस भी होता है। तो ये प्लेन एक्स रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली व्हेन द एडिशनल पाथ लेंथ 2d sin थीटा इज़ इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेव लेंथ। तो हम देख रहे हैं कि जो दो प्लेन हैं जो कि ग्रीन लाइंस हैं उसमें आपको दिखाया जा रहा है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है नीचे वाली लेयर, नीचे वाली जो रेज़ है ब्लू लाइन में, वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डी साइन थीटा एक साइड पे और डी साइन थीटा दूसरी साइड पे। यानी कि दो प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है और जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो नीचे वाली रेज़ को जो कि ब्लू कलर में कवर करना पड़ रहा है वो 2d साइन थीटा है। तो इसी को लेके उन्होंने ये इक्वेशन बनाई और उनके मुताबिक 2d साइन थीटा जो डिस्टेंस दूसरी लेयर एक्स्ट्रा कवर करती है वो उस गुज़रने वाली जो रेज़ होती हैं उनके वेव लेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैग इक्वेशन कहते हैं। और ये ब्रैग इक्वेशन हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताती है कि अगर तो लेमडा की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल होगी तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगी यानी कि हाफ होगी या 3/2 होगी या 5/2 होगी या कुछ भी होगी, तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें वहाँ पे पैटर्न नज़र नहीं आएगा। स्लाइड नंबर 33 में हम देख चुके हैं कि जो हमने 32 को कवर किया है उसमें हम इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इसमें एन क्या होता है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज है जो इंसिडेंट रेज होती हैं, डी जो है वो लेटेस्ट स्पेसिंग क्रिस्टल की दो प्लेन के दरमियान डिफरेंस होता है, थीटा वो एंगल होता है जिस पे जो एक्स रेज की स्कैटरिंग होती है उससे टकराने के बाद, और लेमडा इज़ नॉट चेंज एंड इफ़ डी इज़ चेंज by compressional stress और टेंसाइल स्ट्रेस थीटा विल बी चेंज। तो वेवलेंथ तो चेंज नहीं होगी लेकिन जो है वो लेमडा जो है वो चेंज हो सकता है अगर हम स्ट्रेस करके उन प्लेन्स को थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। व्हेन द टोटल पाथ डिफरेंस 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा डाइफ्रैक्शन अकर, तो जब ये 2d sin थीटा यानी कि वो एक्स्ट्रा लेंथ जो दूसरी नीचे वाली जो एक्सरे है वो कवर करती है वो जब एन लेमडा के इक्वल होती है तो डाइफ्रैक्शन तब होती है, अगर वो एन लेमडा के इक्वल नहीं होती तो फिर डाइफ्रैक्शन भी नहीं होती।
स्लाइड नंबर 35 में हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसमें हम देखते हैं कि डाइफ्रैक्शन इज़ द इंटरफेरेंस बिटवीन वेव्स दैट अक्कर एज ए रिज़ल्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। तो जब एक्स रेज़ जो होती हैं वो किसी क्रिस्टल पे पड़ती हैं तो वो उस क्रिस्टल या उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद आपस में वो इंटरफेरेंस करती हैं और जिसके नतीजे में डाइफ्रैक्शन नज़र आता है। एक्स रेज आर स्कैटर्ड इलास्टिकली विद नो चेंज इन एनर्जी। एक्स रेज जब स्कैटर होती हैं या डाइफ्रैक्ट होती हैं तो उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता बाय द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, यानी कि वो स्कैटर किससे होती हैं, वो उन एटम के साथ मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से स्कैटर हो रही होती हैं। एंड डाइफ्रैक्शन कैन अक्कर फॉर ए पीरियोडिक रे ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो जो वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन होती है उसके हिसाब से जो प्लेन्स आपस में सेपरेट होती हैं उसी के हिसाब से ये पीरियोडिकली ये डाइफ्रैक्शन जो होती है वो होती रहती है, क्योंकि अरेंजमेंट जो एटम्स की होती है वो भी पीरियोडिकली होती है। यानी कि अगर हम NaCl की बात करें तो फिर एक एटम अगर क्लोराइड आयन होगा, फिर एक सोडियम होगा, फिर क्लोराइड होगा, तो जैसे जैसे उनमें पीरियोडिसिटी आती है इसी तरह से स्कैटरिंग भी उसी पीरियोडिसिटी के हिसाब से होती रहती है। इफ़ वी थिंक ऑफ स्कैटरिंग एज इक्वलेंट टू रिफ्लेक्शन, अगर हम फ्राम द टू एडजेसेंट पैरेलल प्लेन्स ऑफ द एटम separated by the distance d, then the angle at which constructed interference occur to produce a diffraction intensity maximum between waves of the wavelength lambda given by the Bragg equation। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया है कि जी मैक्सिमम कब होगी और कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता है जब दो प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उन की वेवलेंथ के इक्वल हो या उस वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल हो, और जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनके स्केयर के हिसाब से इंटेंसिटी जो होती है उसकी डाइफ्रैक्शन पैटर्न की वो भी उतना ही ज़्यादा आ रही होती है। स्लाइड नंबर 36 में हमें स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं कि कैसे कैसे हम एक्सरे एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो उसके लिए जो काम ज़्यादातर हमने करना होता है वो हमारा वो क्रिस्टल होता है जिसको हमने चूज़ करना है, जिसके बारे में हमने स्टडी करना है या सैंपल को प्रिपेयर करना होता है। इसके बाद जो काम होता है वो स्पेस ग्रुप डिटर्मिनेशन होती है और डाटा कलेक्शन होती है, वो डाइफ्रैक्टोमीटर से किया जाता है। इसके बाद अगर हम इमेज रिकम्बिनेशन करनी होती है तो वो जो होती है वो फिर कंप्यूटर और जो स्टूडेंट या टीचर जो भी होते हैं वो आपस में मिल के कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट होती है वो भी कंप्यूटर ने करनी होती है। तो इस तरह से हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक्सरेज से उनके स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने की, किसी भी क्रिस्टल सेट लेटिस के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड नंबर 37 में हमें एक पूरा जो है वो सिस्टम दिखाया गया है पिक्चर में, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक एक्सरे ट्यूब सोर्स है जिसको 10,000 से लेके 40,000 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। जब उसमें से जाके एक्सरेज निकलती हैं फिर उन एक्सरेज को एक लेड स्क्रीन में से पास किया जाता है जिसमें एक होल होता है या स्लिट होती है, उसमें से वो एक्सरेज जाके आगे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पे टकराती हैं जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है। उससे टकराने के बाद ये एक्सरेज डाइफ्रैक्ट होती हैं और डिफरेंट किस्म के डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो होती हैं वो आगे फ़ोटोग्राफिक प्लेट या एक्सरे डिटेक्टर पे बनाती हैं। उसको हमने दिखाया है कि एक सेंटर में उसके इंसिडेंट बीम है और जो डाइफ्रैक्टेड बीम है उनका पैटर्न जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है एक्सरे डिटेक्टर के ऊपर, और सेंटर में हम देख रहे हैं कि हमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका क्रिस्टल भी आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो ये वो डाइफ्रैक्शन है इन 3 डायमेंशन जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है जब भी कोई XRD किसी भी कंपाउंड की जाती है। स्लाइड नंबर 38 में हमें 3 किस्म के जो है वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखाए गए हैं। ऊपर देखें तो हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है सिंगल क्रिस्टल, उसको रेडियल स्पेशियल या सिंगल ओरिएंटेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम किसी सिंगल क्रिस्टल का जो है वो एक्सरे एनालिसिस कर रहे होंगे या XRD करेंगे तो वो इस किस्म की कुछ हमारे पास पैटर्न जो है वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएगा। और अगर ये पॉलीक्रिस्टलाइन होगा जिसके अंदर एक क्रिस्टल नहीं होगा बल्कि एक से ज़्यादा क्रिस्टल होंगे तो उसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमें
जो सेंटर में फिगर दिखाई गई है कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और अगर हम कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं होगा, हमारे पास कोई पाउडर मटेरियल होगा, एमॉर्फस होगा, जिसमें ओरिएंटेशन जो होगी वो रैंडम होगी, तो उसके लिए जो फिगर हमें डाइफ्रैक्शन वाली फिगर नज़र आएगी वो कुछ इस किस्म की होगी, जो कि लास्ट पे आपको दिखाई गई है, जिसमें कुछ ब्लैक सर्कल जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, कोई डॉट्स जो है वो बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इस किस्म की अगर फिगर होगी तो वो सब्सटेंस हमारे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं होगा, बल्कि एक वो एमॉर्फस या पाउडर फॉर्म में होगा। स्लाइड नंबर 39 जो कि हमारी इस टॉपिक की लास्ट स्लाइड है, उसमें हमें जो है वो एक XRD मशीन दिखाई गई है, जिसमें हम सैंपल को रख के उसके जो है वो सिंगल क्रिस्टल है तो उसकी डाइफ्रैक्शन पैटर्न हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो पाउडर फॉर्म में होगा तो उसकी भी जो है वो इमेजेस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों किस्म के जो है वो सिंगल क्रिस्टल का डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी दिखाया गया है, और अगर वो एमॉर्फस कोई सब्सटेंस होगा तो उसका भी डाइफ्रैक्शन पैटर्न आपको इस स्लाइड से वाज़े नज़र आ रहा है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वह क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, यानी कि उसके अंदर एटम, आयंस या मॉलिक्यूल किसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के अंदर रिपीटेड फॉर्म में 3 डायमेंशन में मौजूद होंगे, तो फिर हमें जो लेफ़्ट साइड पे नीचे सिंगल क्रिस्टल वाला जो है वो फिगर है वो नज़र आएगा। अगर हमारे पास जो कंपाउंड है वो अमॉर्फस फॉर्म में होगा तो फिर हमें जो फिगर है वो राइट साइड पे जो ब्लैक किस्म की है नीचे पाउडर डाइफ्रैक्शन के साथ, तो उस किस्म की जो इमेज है या डाइफ्रैक्शन पैटर्न है नज़र आएगा। तो इस तरह से हम पहले ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में ही है, तो वो क्या वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है या वो एमॉर्फस सब्सटेंस है। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर में हाज़िर होंगे फ़र्दर इस XRD के मज़ीद एक्सप्लेनेशन लेकर, और मज़ीद इसको समझते हुए हम आगे चलते जाएंगे, और हम देखेंगे कि कैसे फिर हमें इस स्टडी को यूज़ करते हुए किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ईज़िली डिटरमिन कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने अभी तक हमें जो है वो सुना, और कोशिश की कि जो हम आपको समझा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकें। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एट द एंड थैंक्स वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स लेकर अपने लेक्चर नंबर 3 में, जो कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन का हमारा 3rd लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।